गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो? चलो आज अपन पढ़ते इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इम्यूनिटी कितनी प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि इन्नेट किसे कहते हैं, जो जन्म से होती है ना, और जिसमें क्या नाम है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। जबकि एक्वायर्ड जो होती है वो कैसी होती है? स्पेसिफिक, है ना। एक्वायर्ड कैसी होती है? स्पेसिफिक। तो एक्वायर्ड हमारी स्पेसिफिक है। दूसरा अपन इन्नेट जो क्या नाम है इम्यूनिटी थी, उसमें कितने बैरियर थे? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, है ना, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर प्रेजेंट थे। तो ये तो अपन ने पढ़ा था किसका? इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि नॉन स्पेसिफिक थी और जन्म से ही थी। आ गया ना समझ में? और इसमें फिजिकल बैरियर में क्या प्रेजेंट था? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको रिवाइज करा रही हूँ। और दूसरा जो फिजियोलॉजिकल था, उसमें ऑक्जेंटिक सेल से स्त्रावित HCl थी, टीयर, सलाइवा, है ना, ये सारे ईयर बैग्स, ये क्या चीज़ थी? सेरोमिन जो उसमें था, ये क्या थे? ये फिजियोलॉजिकल थे। और इसके अलावा जो क्या नाम है सेलुलर बैरियर थे, वो कौन से थे? WBC और उनके टाइप्स, वो सेलुलर थे। और इसके बाद साइटोकाइन वाले कौन से थे? जो कि वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स थी। और वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट कर रही थी? इंटरफेरॉन। और वो इंटरफेरॉन का काम क्या था? कि वो दूसरी सेल्स को वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाती है। तो ये क्लियर हुआ। अब अपन पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बच्चों एक बार रुको जरा, देख गंदा सा फिर आ गया। क्या एक्वायर्ड का मतलब? अर्जित करना, है ना। अपन ने किसी चीज को अर्जित करना, कोई इम्यूनिटी। ये तो एक इसकी विशेषता क्या है? ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्पेसिफिक। क्लियर? तो ये स्पेसिफिक है, अर्जित, एक्वायर्ड, यानी जो हम किसी भी इम्यूनिटी को क्या एक्वायर्ड करते हैं, है ना, यानी अर्जित करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके चिकन पॉक्स हुआ, किसी पर्सन है और उस पर्सन को, सपोज करो ये पर्सन है और इस पर्सन को क्या हुआ? चिकन पॉक्स हुआ। ठीक है, इसके क्या हुआ? चिकन पॉक्स हुआ इसको। अब क्या हुआ? इसके जब चिकन पॉक्स होता है तो इसके जो चिकन पॉक्स होता है ना, तो इसके जो इसमें पहले क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर इसके जो पैथोजन एंटर हुआ था, उसको ये हमारी बॉडी पहचानने में और उसको मैंने आइडेंटिफाई करने और उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करने में पहले क्या होती है? स्लो होती है। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी कभी कोई भी चिकन पॉक्स हमारे के लिए जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, और वो बॉडी के अंदर जब एंटर होगा तो हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको, उस बीमारी को, डिजीज को, उस पैथोजन को पहचानेगी, और पहचानने के बाद उसके प्रति जो रिस्पॉन्स शो करेगी, वो रिस्पॉन्स क्या होगा? स्लो होगा। क्यों भाई? उसको टाइम लग रहा है ना। किसके लिए लग रहा है? आइडेंटिफाई करने में। किसको आइडेंटिफाई करने में? पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में। और दूसरा पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके प्रति वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो उसको क्या कहते हैं? स्लो रिस्पॉन्स होता है। ये कैसा होगा? जब पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो कैसा होगा? स्लो होगा। क्यों हुआ स्लो? क्योंकि वो पैथोजन को पहले क्या करेगा? पहचानेगा, पैथोजन को आइडेंटिफाई करेगा। आगे ना समझ में? और पैथोजन जानते हो किसे कहते हैं? जो क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं, है ना। रोग कारक कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैथोजन है। तो जब चिकन पॉक्स फैलाने वाले जो क्या है बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहुंचे, तो हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको पहचानेगी, भाई कौन सा पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स शो करेगी, तो वो क्या होगा? स्लो होगा। लेकिन उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी स्थापित हो जाती है। किसके अगेंस्ट? उस पैथोजन के अगेंस्ट। अब क्या हुआ? ये मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई? सेट हो गई।
अब दूसरी बार जब वापस से यही चिकन पॉक्स वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, अटैक करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी पहचान जाएगी पहले से ही कि भाई ये वही बैक्टीरिया हैं जिनसे पहले ये बीमारी हुई थी, चिकन पॉक्स वाली बीमारी। तो हमारे उसके अगेंस्ट हमारी ये मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर बन गई थी ना, अब वो मेमोरी पहचान लेती है कि भाई ये बीमारी हमारे बॉडी के अंदर फैलेगी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या बन जाते हैं हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इस चिकन पॉक्स बैक्टीरिया को क्या करते थे, वो चिकन पॉक्स के बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो सेकंड रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, फास्ट होगा। क्यों होगा फास्ट, क्योंकि भाई अब उसने पहचान लिया है ना। रिस्पॉन्स कैसा होगा, सेकंड अनुक्रिया होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी, तीव्र होगी। क्यों ही तीव्र, क्योंकि उसमें पहले से हमारे में बॉडी में उसके अगेंस्ट, उस बीमारी के अगेंस्ट मेमोरी स्थापित हो गई थी, है ना, स्मृति जिसको आप कहते हो। और हमारी बॉडी ने क्या बना लिए थे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लिए थे। तो जैसे वो डिजीज के बैक्टीरिया आते हैं ना, पैथोजन, तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज है वो उस पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं तो उसको, क्योंकि उसको तो पहले से पता है कि यही वाले थे, पहले यही वाले आए थे और इन्होंने हमारे में क्या फैलाई थी, डिजीज फैलाई थी, आ गया ना। तो उसके अगेंस्ट हमारी मेमोरी हो गई, याद रहा कि हाँ ये वही वाले हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या बना लिया, एंटीबॉडीज बना लिए, पहले से ही बना लिए थे। तो जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, ये अटैक करते ही क्या होंगे, तेजी से उस पर रिएक्ट करेंगे, और उसको अपन कहेंगे सेकेंड रिस्पॉन्स। और ये कैसा होगा, तेज होगा। क्यों हुआ, बता चुकी हूं, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी बन गई। क्लियर। तो रिस्पॉन्स दो होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स या फर्स्ट रिस्पॉन्स, और जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्स और प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया, है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स या प्राथमिक अनुक्रिया। और इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स या द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो ये समझ में आया आपको कि हमारी पहली बात तो ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कैसे, कि हर एक डिजीज के लिए ऐसा नहीं, जैसे स्किन थी ना, उस पर वही सभी आ रहे थे, बैक्टीरिया भी अटैक कर रहा, वायरस भी अटैक कर रहा, है ना, फंगाई भी, तो वो क्या थी, सबके लिए जनरल थी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक पैथोजेंस के एंटीजन से रिएक्ट करता है, आ गया, इसीलिए इसको स्पेसिफिक कहते हैं। क्लियर। और ये स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये कैसी होती है, मैंने बताया अभी तुमको कि कैसे एक्वायर्ड होता है, कि जब चिकन पॉक्स के बैक्टीरिया, देखिए एग्जाम्पल देके मैं बता रही हूँ आपको कि चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उस हमारी बॉडी उस डिजीज को यानी उस पैथोजन को पहचानने में और उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। और ऐसी अनुक्रिया क्या कहलाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राथमिक अनुक्रिया कहलाती है, जो कि कैसी होती है, जो कि स्लो होती है। भाई स्लो तो होगी ना, पहले तो वो देखा भाई ये कौन आया हमारे घर, क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे कर, बाद में तो अच्छा ये वही है, इसने ऐसा काम किया था, हाँ हाँ ये तो इस तरीके से काम करता था, ये है वो है, इसने से ये हमारे में इस बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहा था। ठीक है, लेकिन सेकंड तो इसकी जो हमारी बॉडी में मेमोरी बन जाएगी। अब सेकंड टाइम जब यही चिकन पॉक्स के जो पैथोजन है, तो फर्स्ट टाइम जब आए ये पैथोजन, किसके आए पैथोजन, ये चिकन पॉक्स के, है ना, ये चिकन पॉक्स के पैथोजन जब हमारे फर्स्ट टाइम जब आते हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये चिकन, तो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स होगा, प्राथमिक रिस्पॉन्स, वो कैसे होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स, है ना, प्राथमिक अनुक्रिया स्लो होगी। ठीक है, अब जब ये सेकंड टाइम फिर आए, स्लो होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। और सेकंड टाइम पर जब यही अटैक करते हैं, ये सेकंड टाइम आते हैं, तो सेकंड रिस्पॉन्स जो होगा वो फास्ट होगा। क्यों हुआ फास्ट, क्योंकि उसके अगेंस्ट मेमोरी थी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए थे। ठीक है, तो ये कैसी हुई, फास्ट हो गई। क्लियर, आया ना समझ। अब जनरली कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो होते हैं लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं बच्चों, तुम जानते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जनरल में तुमको बता देती हूं, जो तुम्हारे इसमें बी लिम्फोसाइट
इसकी खोज कहाँ हुई थी ये बताना अपन। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो कहाँ हुई थी, इसकी खोज बर्ड के जो बर्ड्स होती है ना, चिड़िया जिसको बोलते हैं, बर्ड्स की बुर्सा फैब्रिसी में, बुर्सा फैब्रिसी। इस बुर्सा फैब्रिसी ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बर्ड्स के क्लोइका में प्रेजेंट होती है, यहां पर क्लोइका में उपस्थित होती है। क्लोइका मतलब अवस्कर, ठीक है, ये क्या हुआ, अवस्कर में उपस्थित होती है, ठीक है, वाईफाई, हाँ, तो ये इसमें कनेक्ट होती है, क्लोइका में उपस्थित, इसीलिए इसको क्या बोलते, कहाँ हुई थी इसकी खोज हुई थी। अगर आपसे पूछते खोज कहाँ हुई तो आप क्या बताओगे, इसकी खोज हुई थी बर्ड्स की बुर्सा फैब्रिसी में। लेकिन यही लिम्फोसाइट्स मैमल्स के अंदर, है ना, स्तनधारियों में कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्तनधारी में रेड बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। कहाँ पाया जाता है, बोन मेरो में। कौन, बी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट्स है नाम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन मेरो में प्रेजेंट होता है। टी लिम्फोसाइट, इनका बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है बच्चों, देखो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये तो समझ में आया आपकी खोज किसकी में हुई, बर्ड्स की बुर्सा फाइब्रेसी में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोइका में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैमल्स की बात आती है, खोज की बात आती है तब तो ये, और अगर बी लिम्फोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, मैमल्स में, इस तरीके से पूछा जाए तो याद रखना आपको स्तनधारी यानी मैमल्स की बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। तभी तो आप देखते हो कि लिम्फोसाइट, ठीक है, तो ये बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट। अब बी लिम्फोसाइट खुद कितने प्रकार की होती है, ये खुद 2 प्रकार की है ना, ये खुद 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक मेमोरी सेल जिसको आप स्मृति भी बोलते हो, और दूसरी होती है प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल हमेशा क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। और बच्चों एंटीबॉडीज को अपन क्या कहते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। ला चलो हिंदी में लिख देते हैं आपको। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन है ना, GLUBIN, ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसी है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन होती है हमें। और इसको अपन किससे शो करते हैं, जनरली IG, किसे शो, ग्लोब्यूलिन है ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन नहीं, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये तो ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज का भी अपन क्या पढ़ते हैं, पहले स्ट्रक्चर, बाद में अपन टी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बच्चों, एक तो तुमको इसी डायग्राम से शो कर देते हैं, ये एंटीबॉडी की संरचना। जब भी कोई एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमेशा एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो ये एंटीबॉडीज की संरचना होती है। एंटीबॉडीज क्या है, ये अपनी बॉडी में जो रहते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। देखो ये एक और ये दूसरी, ये हैवी चेन होती है, ठीक है। और ये चेन कैसी होती है, ये लाइट चेन होती है। 2 चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने हुए हैं कौन, एंटीबॉडीज। और इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हैवी चेन होती है, दिख रही है आपको, और 2 क्या होती है ना, 2 हैवी चेन होती है, और 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, ठीक है। तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है इसके अंदर। किसके अंदर, एंटीबॉडी में। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब इसमें से जो क्या नाम है, ये जो हैवी वाला पार्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, आ गया, कैसा रहता है, कांस्टेंट। और जो आगे वाला मतलब जो इसका आता है लाइट वाला पार्ट, वो चेंजेबल होता है। क्यों होता है भाई चेंजेबल, वेरिएबल जिसको कहते हैं। जो हैवी का पार्ट है, निचला वाला पार्ट, ये पार्ट कैसा है, ये कांस्टेंट है, स्थिर है। और जो आगे वाला लाइट चेन वाला पार्ट होता है वो कैसे होता है, वेरिएबल। कैसे होता है, वेरिएबल। देखो इसको एक और डायग्राम से आपको, ओहो इसमें तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। चलो वापस चलते हैं भाई,
है ना। तो ये इसमें ये वेरिएबल होता है। और यहाँ पर इस वाले पार्ट पर इस वाले पार्ट पर ये ना इधर इधर ये वाले पार्ट पर ये आगे वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको हम एंटीजन वाइंडिंग साइट बोलते हैं। एंटीजन वाइंडिंग साइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट एंटीजन्स आकर के जुड़ते हैं, तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। चेंजेबल वेरिएशन आते रहते हैं ना, इसीलिए वेरिएबल बोलते हैं। और पीछे वाले नीचे वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये देखो ये वाला पार्ट देखो, इसको रेड कलर से लेते हैं, चलो ठीक है। ये तो ये पार्ट, ये जो हैवी चेन होती है, ये देखो इधर क्या हो जाती है, थोड़ी टर्न हो जाती है। इस टर्न पार्ट को हम हिंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जो चार है ना, हैवी और ये एक दूसरे से कौन सी बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहती है। कौन सी बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसमें कितनी चेन है, चार चेन होती हैं, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। आ गया, दो लाइट चेन। जो हैवी चेन है उसका आगे नीचे वाले पार्ट कांस्टेंट रहता है। ये पूरा हैवी चेन का आगे वाला नीचे वाला पार्ट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और आगे वाले पार्ट पे जो लाइट चेन है ना, लाइट चेन के आगे वाले पार्ट पर, लाइट और हैवी के वहां पर क्या होते हैं, एंटीजन वाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, यानी वहां पर एंटीजन अटैच होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखो वेरिएबल हैवी, वेरिएबल लाइट लिखा है ना। तो ये कितनी चेन हुई बच्चों, इसमें दो हैवी थी, तो अपन ने दो हैवी लिख दिया, ठीक है। और दो क्या थी, लाइट थी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, H2L2, हैवी दो और लाइट दो। वेरिएबल यानी जहां पर वेरिएबल किसे कहते हैं, आगे वाला पार्ट जो होता है इसका, पीछे वाला पार्ट तो कैसा था, कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है, स्थायी होता है। और आगे वाला वेरिएबल होता है ना, दोनों का। क्यों होता है वेरिएबल, यानी परिवर्तनशील। क्यों होता है, क्योंकि इस पर एंटीजन्स आकर जुड़ते हैं। और एंटीजन एक ही नहीं, कई अलग अलग टाइप के एंटीजन्स होते हैं, तो अलग अलग वो कई तरह के एंटीजन अटैच होते हैं इसलिए। और ये एक दूसरे से, ये जो क्या नाम है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, लाइट और क्या नाम है, हैवी, ये दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडीज के जनरली एक तरफ क्या होता है, जो क्या नाम है, ये होता है ना NH2 ग्रुप होता है। खैर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हम NH2 टर्मिनल होता है एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सी। देखो इसको एक और डायग्राम से बताते हैं। ये दिख रहा है आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये कौन से पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको वेरिएबल पार्ट। आगे वाला पार्ट है ना वेरिएबल। क्यों बोला वेरिएबल इसको, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन जुड़ते हैं। और ये कौन सी चेन है, ये छोटी चेन होती है, हमेशा लाइट चेन कहलाती है। और जो बड़ी चेन होती है उसको हमेशा कौन सा चेन बोलते हैं, तो वो हैवी चेन बोलते हैं। हैवी चेन वाला पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट, वो कांस्टेंट होता है। आ गया ना। और ये दोनों चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहती है। क्लियर। अब पढ़ेंगे अपन इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार या एंटीबॉडीज के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। कितने प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, IgG, ठीक है, IgA, IgM, IgE और IgD। डी तो इंपॉर्टेंट नहीं होती। IgG दिख रहा है, IgG, IgD दिख रहा है ना आपको, IgM और IgM, IgE देखो नाम से ही पता होता है। IgA, सबसे पहले अपन IgG के बारे में ही पढ़ लेते हैं। IgG जो होती है सबसे ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में पाई जाती है, 75 से 80% जो होती है IgG होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, ठीक है। दूसरा IgA जो होता है इसका परसेंटेज 10% होता है। सबसे IgM सबसे बड़ी, देखो ये रही IgM, ये दिख रहा है ना आपको, IgM, IgG,
IgD, IgE और ये IgA। स्ट्रक्चर में सब में दो में देखो आपको काफी अंतर दिख रहा है, अभी बताते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर में अंतर है। तो Ig पहले परसेंटेज की बात कर ले तो इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG कितना परसेंट है? सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज कौन सी वाले प्रकार की पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन G। फिर IgA कितना परसेंटेज का? 10% होता है। और IgM होता है 5 to 10%, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन E है ना, E जो होती है वो 0.05% यानी सबसे कम मात्रा में ये प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा ये होती है हाईएस्ट ये, ठीक है, और लोएस्ट ये होती है। क्लियर? तो हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट ये, और दूसरी कौन सी रह गई लास्ट? इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो कि 1 से 3% होती है। आया समझ? इसके एंटीबॉडीज की संरचना IgG की बिल्कुल नॉर्मल है, IgD की भी वही है और IgE की भी वाई शेप में है ना ये, लेकिन IgA ये डाइमर के रूप में होता है। कैसा है ये डाइमर के रूप में, डाइमर है ना, यानी दो क्या नाम है एंटीबॉडीज के मिलने से बड़ा जुड़ता है। और ये आपस में ये जो डाइमर है, एक तो पूरा ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, तो डाइमर हो गए ना, दो रूप हो गए, दो फॉर्म हो गए, तो डाइमर होता है। और ये दोनों एक दूसरे से कौन सी चैन के द्वारा जुड़े रहते हैं? जे चैन के द्वारा। ये देखो दिख रहा है डायग्राम में तुमको, मैं यहाँ से मिटा के दिखा, ये कौन सी चैन के द्वारा जुड़े हुए एक दूसरे से? जे चैन के द्वारा। और क्या आ जाता है बीच में? जे चैन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो ये डाइमर है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है? एक डाइमर होता है। और कौन सी चैन के द्वारा जुड़ा हुआ है? ये चैन का नाम क्या है? जे चैन। इस जे चैन के द्वारा ये अटैच रहता है। कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। और सबसे बड़ा आपको इनमें डायग्राम में ही दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है? IgM सबसे बड़ा होता है, पेंटामर के रूप में पाया जाता है। इसमें 5 रूप फॉर्म्स हैं एंटीबॉडीज की, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये एक रिंग के रूप में अरेंज रहता है पेंटामर। और ये सब आपस में कौन सी रिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं? जे रिंग के, जे चैन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? देखो सबसे बड़ा और सबसे पुराना, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ब्लैक चलेगा क्या? देखिए ब्लैक आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ब्लैक कलर, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं सबसे, देखो IG सबसे ज्यादा संख्या में परसेंटेज सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ये प्लेसेंटा को पार करने वाला होता है। इसमें मजा नहीं आया, चलो इसी से लिखते हैं, है ना, व्हाइट से। ये प्लेसेंटा को, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ये क्या करता है? प्लेसेंटा को पार करने वाला एंटीबॉडीज है। प्लेसेंटा को पार करने वाला कौन सा एंटीबॉडीज है जो क्या नाम है प्लेसेंटा को पार करता है? तो वो कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। आगे समझे? ये प्लेसेंटा को पार करने वाला होता है। आगे समझे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसकी। और ये मानव जो भ्रूण होता है, ह्यूमन का जो एम्ब्रो होता है, उसको इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आपको ये देखा ये डायग्राम, तो आज अपन इसमें पहले तो डायग्राम से मैंने बता दिया तुमको, एक बार और बता दूंगी। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बच्चों जहां सिक्रीशन होता है वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? चलो आगे वाले में देखती हूँ, पहले डायग्राम देख लो आप फिर बताएं। देखो IgG वही सिंगल है, मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होता है। और IgA मैं बार बार तुमको बता रही हूँ, IgA डाइमर के रूप में प्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ा कौन सा है साइज में? वो IgM होता है। संख्या के परसेंटेज की मात्रा नहीं पूछ रही, सबसे ज्यादा मात्रा नहीं पूछी, अपन ने पूछा सबसे बड़ा साइज में। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा होता है IgM, बड़ा होता है, पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होता है, ये IgM है। दिख रहा है ना आपको? और ये IgA जो डाइमर के रूप में होता है, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? जे चैन के द्वारा जुड़ा रहता है। ये पेंटामर के रूप में होता है, और ये भी जे चैन के द्वारा अटैच होता है या जुड़ा हुआ रहता है। अब अपन सबके अलग अलग से देखते हैं, चलो इसको बाद में देखेंगे। ये कहाँ से आ गया? ये क्या आ गया? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, है ना। ओहो चलो इससे आगे चलते हैं। खाली नहीं है कि पेज खाली नहीं दिए?
और आगे खाली नहीं दिए, ओहो चलो तो इससे पहले खाली है, चलो हाँ यहीं पे दे देते हैं अपन, ठीक है। IG सबसे पहले IgG में 60 to 70%, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी होती है IgG की, सॉरी 75 से 80, गलत बोल दिया ना मैंने अभी 75 से 80, ओहो 75 से 80% सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा इस कौन से एंटीबॉडीज की है या कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की, ये क्लियर। दूसरा ये क्या करती, प्लेसेंटा को पार करती है, प्लेसेंटा को पार करती है, पार करने वाली एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो यानी एम्ब्रो जो होता है ना पार करने वाली, इम्यूनोग्लोबिन लिख दिया मैंने, इम्यूनोग्लोबिन किसका दूसरा नाम है, एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडीज का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। और ये क्या करती है, ये जो क्या नाम ह्यूमन एम्ब्रो है उसमें क्या करेगी, ह्यूमन एम्ब्रो को इम्यूनिटी प्रदान करती है ना, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है, ठीक है, क्लियर, आगे ना समझ में। दूसरा कौन सी होती है, IgE, है ना, रोग प्रदान करना। और अब आ गया IG, पहले अपन IgA के बारे में पढ़ते हैं। IgA जो होती है, सॉरी जी लिखा तो ए हो गया, है ना, यही तो गड़बड़ हो जाती है। IgA है, वो कैसी थी बच्चों, IgA डाइमर के रूप में प्रेजेंट थी, बताया था मैंने आपको, किसके रूप में प्रेजेंट थी, IgA डाइमर के रूप में प्रेजेंट। ये देखो डायग्राम, वापस से मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रहा IgA डाइमर के, और कौन सी चैन के द्वारा जुड़ी, J चैन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो IgA डाइमर है, ये मोनोमर थी, लेकिन इसमें विशेषता क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये डाइमर के रूप में है, और ये डाइमर है और J चैन से जुड़ी हुई है, क्लियर। डाइमर किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, J चैन से, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, जहां सिक्रीशन स्त्रावण ज्यादा होता है वहां इसकी मात्रा ज्यादा होती है, स्त्रावण वाली जगह पे, स्त्रावण जहां होगा वहां कहाँ होगा, वहां क्या होगी, IgA, वहां क्या होगी, IgA। जैसे कोलोस्ट्रोम, कोलोस्ट्रोम क्या आता है बच्चों, जब क्या नाम है, जो इन्फेंट होता है, न्यू बेबी होता है, न्यू बेबी जब मदर की फीडिंग करती है तो जो उस मिल्क में पहली बार जो मिल्क पीता है उसके अंदर हाई एंटीबॉडीज होती है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, और उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रोम, ठीक है। कोलोस्ट्रोम के अंदर सलाइवा में क्या है बेटा, एंटीबॉडीज, टीयर में आंसू जो होते हैं ना, आंसू में, सलाइवा मतलब लार के अंदर, इन सब में क्या प्रेजेंट है, क्या नाम है, इम्यूनिटी, ये क्या नाम है इसका, एंटीबॉडीज A प्रेजेंट होती है। दूसरी नेक्स्ट आ गया IgM। IgM जो होती है वो सबसे पुरानी, यानी सबसे पहले खोजी गई एंटीबॉडीज कौन थी, IgM, सबसे पुरानी, सबसे पहले खोजी गई थी, तो यानी सबसे पुरानी हो गई ना, सबसे पहले, ओल्डेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये IgM, ये रही IgM, दिख रहा है IgM, ठीक है। ये पेंटामर के रूप में, और ये सारे पेंटामर एक रिंग के रूप में होते हैं, जो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ये एक J चैन से अटैच होते हैं। तो IgM सबसे पुरानी पेंटामर के रूप में, वही आपस में जुड़े पेंटामर, J चैन से अटैच, J चैन से अटैच होते हैं। IgA की मात्रा कितनी थी बच्चों, IgA प्रेजेंट था 10%, और IgM प्रेजेंट होता है 5 to 10% होता है। इसका काम क्या होता है IgM का, ये क्या करता है, ये एग्लूटिनेशन और क्या नाम है, ऑप्शनाइजेशन। एग्लूटिनेशन जब होता है ना, समूहीकरण जिसको आप कहते हो, उस समय कौन होता है समूहीकरण, यानी जब क्या नाम है इसका, ये कौन सी एंटीबॉडीज होगी जब समूहीकरण में,
IgM प्रेजेंट होती है, जिसको आप एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। उस एग्लूटिनेशन के समय कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgM, यानी जीवाणुओं से सुरक्षा में प्रथम प्रकट होने वाली एंटीबॉडीज। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना, बैक्टीरिया से सुरक्षा में प्रथम प्रकट होने वाली एंटीबॉडीज कौन है? ये IgM। इम्यूनोग्लोबिन नाम दिख दिया मैंने, शॉर्ट नाम है ना इसी का, इम्यूनोग्लोबिन। अब नेक्स्ट क्या हो गया? चलो ये सब मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये में पूरा ही गायब हो जाएगा क्या इससे, तो है ना, डायग्राम से हटाना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट जो इसका काम क्या हो गया है, ये समूहन क्रिया का प्रभावीकरण करती है, यानी एग्लूटिनेशन करती है। कौन करती है एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन करती है IgM समूहीकरण भी करती है ना, समूहीकरण यानी एग्लूटिनेशन भी करती है। अब एक और आया IgE मोनोमर है। देखो आप, ये रहा IgE, ये रही IgE मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होती है और सबसे कम मात्रा में। नाम ये E फॉर एलर्जी, एलर्जी के रूप में है ना, जहां पर एलर्जी होती है वहां पर ये कौन सी एंटीबॉडी जाती है? IgE। तो IgE है सबसे कम मात्रा में होती है। पॉइंट कितना परसेंट बताया मैंने? 0.05%, यानी सबसे कम मात्रा में है, ठीक है। और ये किससे स्रावित होती है? बेसोफिल सेल्स की सबसे कम मात्रा लिख दिया। और ये बेसोफिल्स की कौन सी सेल है ना, मास्ट सेल से स्रावित होती है। मास्ट सेल से क्या स्रावित होती है? क्या नाम है? IgE। और इस IgE को क्या कहते हैं? मास्ट सेल से स्रावित होगी। मास्ट सेल से क्या स्रावित होगी? स्टामिन। एलर्जी के समय जो होती है ना स्टामिन, ये स्रावित होती है। तो ये सेरोटोनिन पढ़ा चुकी हूँ मैं तुमको पहले ही, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये स्रावित होती है। तो IgE कब उत्पन्न होती है? एलर्जी के समय। एलर्जी जब हमारी बॉडी में होती है तो कौन होगा? IgE, ठीक है। ये क्या है? ये एक एंटीबॉडी सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली, और मास्ट सेल से क्या स्रावित होती है? हिस्टामिन स्रावित होती है, उसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या? एलर्जी से संबंधित होता है, एलर्जी से संबंधित। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि एलर्जी से रिलेटेड कौन सी एंटीबॉडीज है, तो कौन सी एंटीबॉडीज हो गई? ये एलर्जी से रिलेटेड है। कौन सी है ये? ओहो, ये एलर्जी से रिलेटेड है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे कम मात्रा में, ठीक है। अब IgD आ गया, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, IgD। तो प्लेसेंटा को पार करने वाली कौन सी हो गई? IgG। कोलोस्ट्रोम में प्रेजेंट होने वाली कौन सी हो गई? IgA। सलाइवा के अंदर, लार के अंदर, जिसको आप कहते हो आंसुओं के अंदर, है ना, जो भी सिक्रीशन होते हैं म्यूकस के अंदर, सब में कौन सी प्रेजेंट होती है? IgA। और जो IgE है वो एलर्जी में प्रेजेंट होती है। अब कौन सा है? सारे हो गए GMA, है ना। अब D रह गया। सबसे कम ये 1 से 3% होता है। कितना परसेंट था? 1 से 3% प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? ये केवल बी लेसिका कोशिकाओं का जो, अरे ये क्या हो गया? ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, है ना, बी जो लिम्फोसाइट्स हैं, लसिका कोशिकाएं जिसको आप कहते हो, है ना, उसका एक्टिवेशन करती हैं। उसको एक्टिव करने का काम कौन करेगा? बी लिम्फोसाइट। उसका एक्टिवेशन, उसका सक्रियण करने का काम कौन करता है? ये बी लिम्फोसाइट। तभी तो एंटीबॉडीज बनते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डी इसको एक्टिवेट करने का काम करती है ना। और इसके अलावा ये इम्यून जो रिस्पॉन्स होते हैं, है ना, एंटीबॉडीज की जो अभिक्रिया होती है, जितनी भी एंटीबॉडीज रिएक्शन होते हैं,
उसमें उसके मैचुरेशन में, परिपक्वन में अपनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों एक ध्यान रखना, दो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और वो कौन सी है? वो है एक तो प्लेसेंटा को पार, ये क्यों नहीं कलर आता? प्लेसेंटा को पार करने वाली कौन सी एंटीबॉडी है? ये तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और एक आता है द डाइमर के रूप में कौन है? तो कौन सा एंटीबॉडीज है? डाइमर के रूप में इम्यूनोग्लोबुलिन। सबसे पहले खोजी गई एंटीबॉडीज कौन सी हो गई? तो ये IgM। और कोलोस्ट्रोम में पाई जाने वाली कौन सी? इसके अलावा ये म्यूकस में भी तो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जो भी सिक्रीशन है, जितने भी श्रावण है, उनके अंदर कौन है? IgA। तो कोलोस्ट्रोम में सबसे पहले कौन सी होती है? और ये किस रूप में होती है? सबसे बड़ी कौन सी एंटीबॉडीज है? लार्जेस्ट, ये लिखो यहाँ पे, लार्जेस्ट सबसे बड़ी और सबसे पहले खोजी गई तो कौन सी थी? ये जब बैक्टीरिया से सुरक्षा में सबसे पहले प्रकट होने वाली एंटीबॉडीज कौन है? IgM, ठीक है। आगे समझ में, ये ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है और ये किससे जुड़ी हुई रहती है? IgM एग्लूटिनेशन से संबंधित होती है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? समूहन क्रिया का प्रभावीकरण। जो समूहन होती है ना, समूहन मतलब एग्लूटिनेशन क्रिया के प्रभावीकरण में इसका काम होता है, ठीक है। प्रभावीकरण कितना टाइम हुआ है? प्रभावीकरण हो गया, प्रभावीकरण हो गया ये, ठीक है। 2 मिनट और बता देते, अब इसको मिटा नहीं देते हैं ना, और इससे पहले वाला मिटा देते हैं। चलो ये ठीक है। अब जनरली एंटीबॉडीज के काम क्या होते हैं वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्या पता पूछ ले आउटसाइड से जो आ जाए। तो एंटीबॉडी के कार्य, ठीक है। तो पहला क्या कार्य है? एग्लूटिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन को समूहीकरण, एग्लूटिनेशन। जिसे समूहीकरण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? समूहीकरण। ओहो, ये काम है इसका, समूहीकरण। कैसे करता है ये एग्लूटिनेशन? कि जनरली देखो कैसे करेगा कि कोई भी एंटीबॉडीज क्या करता है ना। ये देखो, ये सपोज करो ये अपनी बॉडी की ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर एक एंटीबॉडीज, ये आ गए अपनी एंटीबॉडीज है ना, ये एंटीबॉडीज है। और यहाँ पर ये पैथोजन है, ये पैथोजन है ना, पैथोजन के एंटीजन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि इसका काम क्या है? तो एंटीबॉडीज रोगाणु की सतह पर जो थी ना, ये जो पैथोजन है इनकी सतह पर जुड़ जाती है, इसको अटैच कर लेती है अपने से। क्या कर लेगी? इससे अटैच, यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा इस पैथोजन को अपनी सतह पर जोड़ करके, और कोशिका विघटन के द्वारा यानी सेल लाइसिस के द्वारा रोगाणु को नष्ट कर देती है। कोशिका विघटन के द्वारा, तथा क्या करती है? ये जो एंटीबॉडीज होती है ये पैथोजन के एंटीजन से जुड़ जाती है और जुड़ करके उसको फिर क्या करती है? इसको अटैच कर लेगी, फिर कोशिका विघटन के द्वारा क्या कर देती है? इसको नष्ट कर देती है। आ गया समझ में? एंटीबॉडीज। तो ये क्या है? पैथोजन। पैथोजन का क्या है? एंटीजन। तो जब पैथोजन का एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ये इससे अटैच हो जाएगी, और अटैच होने के बाद ये क्या करती है? कोशिका विघटन के द्वारा उसको नष्ट कर देती है। तो एक ग्लूटिनेशन हो गया दूसरा काम, यानी समूहीकरण। और दूसरा होता है ऑप्सोनाइजेशन, है ना। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सनीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, NINA, ऐसे भी है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन या उसको ऑप्सनीकरण भी बोलते हैं। ऑप्सिन क्या करता है? ऑप्सोनिन जो एंटीबॉडीज होती है वो रोग कारक के एक ऑप्सनिन, एंड जैसे देखो ये एंटीबॉडीज है, कौन सी है? ये एंटीबॉडीज ऑप्सिनिन, है ना। ये कौन सी है? ऑप्सोनिन। ये एक एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबिन लिख दिया, एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोग्लोबिन। ये क्या करती है? ये क्या करेगी? ये ऑप्सिनिन जो एंटीबॉडीज होती है ये क्या काम करती है? ये ऑप्सिनिन रोग कारक के चारों ओर आवरण बना लेती है। जैसे एक रोग कारक है ना, इसके चारों तरफ क्या बना लेगी? कवरिंग बना लेगी। पैथोजन है,
रोग कारक है ना पैथोजन, और इस पैथोजन के चारों तरफ ये क्या बना लेती है, एक कवरिंग बना लेती है। क्या बना लेगी, एक कवरिंग। तो ऑप्सोनिन रोग कारक के चारों तरफ एक क्या बना लेगी, कवरिंग बना लेती है, आवरण बना लेती है, और फिर उसे क्या करती है, उसको वक्षण के द्वारा नष्ट करती है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको नष्ट कर ले। पहले कवरिंग बना लेती है और उसके बाद क्या करती है, अपने उस वक्षण सेल्स को बना, ये जो फेगोसाइटोसिस सेल्स हैं उनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, उत्तेजित करेगी, और फिर जैसे वो क्या कर देंगी, उसको उत्तेजित करती है तो वो उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देंगी। उत्तेजित करेगी ना, तो उत्तेजित करके वो उसको क्या करती हैं, एंटी उसको वक्षण कर लेंगी, उसका नष्ट कर देंगी। क्या कर देंगी, इसका वक्षण। ठीक है। अब तीसरा उदासीनीकरण। 3 काम होते हैं उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन, उदासीन करना। उदासीनीकरण कैसे करती है कि एंटीबॉडीज रोगाणु के द्वारा छोड़े गए एक्सोटॉक्सिन, जो विष होते हैं, जो टॉक्सिन होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीबॉडीज पैथोजन द्वारा, ये पैथोजन क्या छोड़ता है, एक्सोटॉक्सिन, ये हटा देती है, तो लिख दिया ना। पैथोजन द्वारा क्या छोड़ता है, एक्सोटॉक्सिक, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको क्या करता है, उसका उदासीनीकरण कर देता है। ठीक है। तो ये कौन करता है, एंटीबॉडीज। क्या करता है, पैथोजन से क्या स्रावित होते हैं, एक्सोटॉक्सिक, उसका क्या कर देती है, उदासीनीकरण कर देती है। तो इस तरीके से भी यानी एक्सोटॉक्सिन को उदासीनीकरण यानी इनएक्टिव बना देती है, निष्क्रिय बना देती है, और ये नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। कल अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स और बी लिम्फोसाइट्स, है ना, बी लिम्फोसाइट और इम्यूनिटी के टाइप्स, किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और पैसिव। क्लियर। ओके, थैंक यू। आधे घंटे